नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। मिशन 370 में जुटी हुई है बीजेपी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी बैठक करेंगे। बीजेपी राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ मीटिंग होने वाली है। बैठक में मिशन 370 प्लस पर मंथन किया जाएगा। बैठक में चुनावी तैयारी और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है। तो बेहद अहम मीटिंग आज होने जा रही है। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए जमीन पर काम करना है बीजेपी को, इसको लेकर यह बैठक काफी अहम है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। चुनावी तैयारी को लेकर दिल्ली में ही आज बीजेपी की एक और अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होने वाली है। बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो बताएं। यूपी में चुनावी तैयारियों पर बीजेपी की अहम बैठक है। अमित शाह के घर पर आज मीटिंग होने वाली है। बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही एमएलसी चुनाव पर मंथन किया जाएगा। अमित शाह के घर होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। यूपी में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के बाद हो रही इस बैठक में कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। तो देखिए, दो बड़ी बैठकें आज बीजेपी की होने जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। दरअसल देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता की लिस्ट में काशी कभी नीचे नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मोदी एक सांसद होने की ड्यूटी निभाना नहीं भूलते। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार रात को 43वीं बार काशी पहुंचे थे। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में ये उनका अंतिम दौरा माना जा रहा है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी का ये दौरा बेहद खास रहा। मोदी के दौरे का असर सिर्फ काशी तक नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों तक जाएगा। और ये 80 सीटें 2024 के विजय पथ में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार सुबह से ये तस्वीरें टीवी चैनलों से लेकर न्यूज वेबसाइट और ट्विटर से लेकर यूट्यूब स्टोरी तक सुर्खियां बनी हुई थी। गुरुवार रात करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास के कामों का जायजा ले रहे थे। गाड़ी को छोड़कर फ्लाईओवर पर चहलकदमी करने की ये तस्वीरें देखकर लोगों के जहन में ये बात भी आई कि अपने सांसद से जनता यही तो चाहती है। रात को मैं सड़क के रास्ते बाबतपुर से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर कितना बड़ा वरदान बना है ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। जरा सोचिए, किस प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र के मोहल्लों की इतनी बारीक जानकारी होती है। लेकिन ये मोदी हैं जो जनता की परेशानी के मुद्दों से लेकर जगहों तक का पूरा ब्यौरा रखते हैं। शिवपुर फुलवरिया लहरतारा फ्लाईओवर ने शहर के दक्षिण में रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने में मदद की। काशी सो चुका था, लेकिन देखिए, नए बने फ्लाईओवर पर जैसे ही मोदी की मौजूदगी की खबर लोगों तक पहुंची तो बालकनी में खड़ी जनता के हर्षोल्लास का
ठिकाना न रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तस्वीरें इस बात की मिसाल है कि देश के तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का मतलब क्या होता है। जय श्री राम। काशी के साथ नरेंद्र मोदी का सिर्फ विकास के कार्यों का ही जुड़ाव नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। हर हर महादेव। ये बात मोदी सिर्फ कहते नहीं है, बल्कि उन्होंने करके दिखाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर मोदी ने साबित किया कि कैसे विरासत और विकास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वाराणसी के जरिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर निशाना साध रहे हैं। ये 80 सीटें मोदी के बीजेपी को 370 सीटें दिलाने के लक्ष्य में सबसे अहम रोल अदा करने वाली हैं। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 370 प्लस सीट और एनडीए के लिए 400 सीट पार का लगातार दावा कर रहे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य हो सकता है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। और ऐसे में देश में नई सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य साबित हो सकता है। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। इस बार बीजेपी की योजना यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का है। बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रही, बल्कि पीएम मोदी कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जिसका संदेश जमीन तक जाए। तस्वीरें काशी से आई हैं, जहां मोदी ने सबसे बड़े बनास काशी डेयरी प्लांट की शुरुआत की है। ₹622 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्लांट पूरे पूर्वांचल को फायदा पहुंचाएगा। दूध के रोजगार से जुड़े किसान और पशुपालकों तक को मोदी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए उन्हें उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है। मोदी बता रहे हैं कि वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, और मोदी का किया वादा जब पूरा होता है तो उसका फायदा सीधे देश की जनता को मिलता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहां दूध के अलावा छाछ, दही, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर और अनेक प्रकार की स्थानीय मिठाइयां बनेगी। इतना कुछ बनेगा
तो इन्हें बेचने वालों को भी तो रोजगार मिलने वाला है। प्लांट में 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की क्षमता है। आने वाले वक्त में इसे 10 लाख लीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस प्लांट से करीब 1400 गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल 5 से ज्यादा जिलों के किसानों को फायदा होगा। प्लांट के विस्तार के बाद 18 से ज्यादा जिलों के किसानों को फायदा मिल पाएगा। गुरुवार रात को काशी की जमीन पर पैर रखते ही मोदी ने ताबड़तोड़ तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। रात में फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और सुबह सुबह मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कैसे पिछले 10 सालों से काशी में विकास की गंगा बह रही है। महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। 10 साल से मोदी काशी की सूरत बदल रहे हैं और शुक्रवार को भी मोदी ने 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। काशी में हुए पिछले 10 साल की योजनाओं का हिसाब दिया जाए तो आंकड़े कहते हैं कि 2014 यानी मोदी के देश की सत्ता संभालने के बाद वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं मिली हैं। और चलिए बात बिहार की राजनीति की करते हैं। दरअसल बिहार में एक तस्वीर पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। अटैक मोड में बीजेपी और जेडीयू है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली में मंच पर एक कथित शार्प शूटर की मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है कि एक क्रिमिनल के साथ वो मंच क्यों साझा कर रहे हैं। बवाल ज्यादा बढ़ा तो वो बदनाम बंटी भी सामने आ गया। ये बदनाम बंटी है कौन, इस रिपोर्ट में देखिए। चाचा की पलटी से सत्ता से बाहर हो चुके तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में 22 फरवरी को तेजस्वी ने सीवान में रैली की। भीड़ भी खूब आई, लेकिन सारी भीड़ एक तरफ और ये एक चेहरा एक तरफ। तेजस्वी जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बिहार के वोटर्स को अपना हाले दिल सुना रहे थे, उसी मंच पर तेजस्वी से कुछ फीट की दूरी पर एक शख्स भी मौजूद था। नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, पहचान क्रिकेट एकेडमी कोच और आरजेडी कार्यकर्ता। लेकिन इस पहचान से इतर मोहम्मद कैफ का जो काला अतीत है, सारा बवाल उसी वजह से है। कैफ को बाहुबली शहाबुद्दीन का खास माना जाता था। बिहार में उसे शहाबुद्दीन के शार्प शूटर के तौर पर भी लोग जानते थे। सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में ये जेल भी जा चुका है। मोहम्मद यूसुफ और बीजेपी सांसद के करीबी श्रीकांत भारतीय की हत्या में भी कैफ का नाम आया। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को शहाबुद्दीन का कथित सहयोगी और शार्प शूटर कहा जाता है। शहाबुद्दीन लंबे समय तक सिवान और भागलपुर जेल में बंद थे। 2016 में भागलपुर जेल से जब शहाबुद्दीन बाहर आए तो उनके स्वागत के लिए जेल के मेन गेट पर मोहम्मद कैफ खड़ा था। मोहम्मद कैफ की तस्वीर शहाबुद्दीन के साथ उस समय काफ़ी वायरल भी हुई थी। वह शहाबुद्दीन के साथ भागलपुर से सिवान तक गया था। इन आरोपों पर मोहम्मद कैफ और बंटी का क्या कहना है? लंबी चौड़ी क्राइम हिस्ट्री पर उसका पक्ष भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि वो खुद को क्रिकेटर क्यों कहता है। लेकिन उससे पहले बिहार में मचे बवाल को जान लीजिए। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कैफ की तेजस्वी यादव के साथ कई तस्वीरें शेयर की और लालू की पार्टी पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जेडीयू और बीजेपी ने हमला किया तो आरजेडी के लिए बचाव मुश्किल हो गया। 15 वर्षों का जो आरजेडी का इतिहास रहा जाकर के है, क्या था? अपराधियों का राज था बिहार में जाकर के, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो रही जाकर के।
जैसा सीवान के सभा में बताया आपने जा करके है, एक खूंखार अपराधी जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मंच पर दिखा है जा करके, ये काफ़ी दुखद जा करके है। और वैसे आरजेडी का इतिहास ही रहा जा करके है। 15 वर्षों में बिहार को अपराधियों के हाथों में डाल देने का काम किया था। 17 महीने सरकार उनकी रही जा करके, वहाँ पे फिलोटी इनकी रही जा करके। तो इनका जो यात्रा है अस्तित्व बचाव यात्रा है। एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया गया, एक लोगों के दिलों पर यह चोट पड़ी थी। और जो अभियुक्त है उसको कम से कम इतना तो परहेज करना चाहिए। बने तेजस्वी यादव जी को अंडर हैंड राजनीति में डील कर लेते, लेकिन आप कम से कम प्लेटफॉर्म पर बैठा करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उसको सम्मान दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। तेजस्वी यादव जी के जन विश्वास यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे विरोधी बीजेपी परेशान है, घबरा गई है। और जनता के विश्वास को तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों के अपने कामों से जीता है, वही दिख रहा है। अब कौन अपराधी है, कौन क्या है, उस भीड़ में कैसे घुस जा रहा है, ये देखना काम तो प्रशासन का है। तो प्रशासन क्या कर रही है अब इसमें, इतने बड़े जन सैलाब में तो देखना मुश्किल है। विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है। कैफ और बंटी सिर्फ मंच पर ही तेजस्वी के साथ नहीं दिखा, उसने बाकायदा समय निकालकर तेजस्वी से मुलाकात की और उनका स्वागत भी किया। वायरल वीडियो और वायरल तस्वीरों से आरजेडी को निशाने पर लिया जाने लगा तो कैफ खुद सामने आया। पर मेरे पर आरोप सब बेबुनियादी आरोप है। उस वक्त भी तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार साथ थे और मैंने उनसे जाके मिला कि सर ये मेरी क्या कसूर है कि आप हमारे नाम को आपने सस्पेक्ट में डाल दिया। तो बोले कि ऊपर से दबाव है, बात को समझिएगा। ये ऊपर वाले कौन होते हैं ये आज तक मैंने नहीं समझ पाया। तो कहीं ना कहीं और ये जो चीज़ें हैं मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। और सीबीआई के डीएसपी थे सुनील सिंह रावत, जो सीबीआई दिल्ली से आए थे। तो ये सब चीज़ें मुझे मालूम था कि ये प्रोपगंडा को लेकर जब कुछ विरोधियों के पास कुछ नहीं रहेगा तो ये प्रोपगंडा जरूर। और मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि शार्प शूटर जो लोग कह रहे हैं ये 8 साल पहले की कहानी है। और मैं 15 सालों से बच्चों को क्रिकेट खिलाने का काम कर रहा हूँ, राजनीति में लोगों को सोशल वर्क करने का काम कर रहा हूँ और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ। एक मजे हुए सियासतदान की तरह जुर्म की दुनिया में वायरल हो चुके इस नाम ने अपना पक्ष रखा। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें यही कैफ सिवान में क्रिकेट एकेडमी में दिख रहा है, युवाओं को क्रिकेट सिखा रहा है। जाहिर है सपना क्रिकेटर बनने का रहा होगा, लेकिन कैफ को भी पता है कि जेल जाना, कई बार जेल जाना और शार्प शूटर के नाम से विवादित पहचान होना यूं ही नहीं है। मोहम्मद कैफ का खुद कहना है कि कुछ महीने पहले वह राजद ज्वाइन किया है, तेजस्वी के कामकाज से प्रभावित होकर वह राजद में शामिल हुआ है, ऐसा उसका खुद कहना है। वह खुद को राजद का कार्यकर्ता बताता है। वहीं उसका ये भी कहना है कि पत्रकार राजदेव हत्याकांड मामले में उसको सीबीआई से क्लीन चिट मिल चुकी है और उस पर जो भी आरोप लगे थे सब बेबुनियाद हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।